अब चलिए लॉ रिलेटिंग टू पासिंग ऑफ रिस्क इन सेल ऑफ गुड्स के बारे में जान लेते हैं। इस वर्ड को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पासिंग ऑफ रिस्क। पासिंग ऑफ रिस्क मतलब रिस्क पास होने का क्या लॉ है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहला पॉइंट क्या होता है, पहला पॉइंट क्या आ सकता है कि प्रॉपर्टी इन गुड्स बायर के पास ट्रांसफर हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर ट्रांसफर हो जाता है तो वो उसका रिस्क बियरर बन जाता है, और अगर नहीं ट्रांसफर होता है तो सेलर ही उसका रिस्क बियरर बनता है। तो वेदर प्रॉपर्टी इन गुड्स passes to buyer or not, ये मतलब फर्स्ट पॉइंट है जो हमें देखना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी इन गुड्स वेदर पासेस टू बायर और नॉट, उस हिसाब से पासिंग ऑफ रिस्क होगा। सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है, सेकंड पॉइंट डिलीवरी आ जाता है। अब डिलीवरी क्या कहता है, डिलीवरी कहता है कि प्रॉपर्टी इन गुड्स अगर बायर के पास हो जाता है तो रिस्क पास हो जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा गुड्स का डिलीवरी उसके पास होगा। मतलब गुड्स फिजिकल गुड्स उसके पास रहेगा, इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो ये डिलीवरी कहता है कि प्रॉपर्टी इन गुड्स अगर बायर के पास हो जाता है तो उसका रिस्क भी उसके साथ पास हो जाता है। अब एक सवाल आ सकता है क्यों डिलीवरी नहीं होगा, तो उसमें हम एक पॉइंट पकड़ सकते हैं। मान लो डिलेड डिलीवरी हो गया, डिलेड डिलीवरी। अब इसमें देखना पड़ता है डिलेड डिलीवरी किस कारण से हुआ, किसके लिए हुआ, सेलर के लिए या फिर बायर के लिए या फिर कोई थर्ड पार्टी के लिए। तो जिसका कारण से ये डिलेड डिलीवरी हुआ और उसके लिए जो ओनर है उसको अगर रिस्क मतलब कोई गुड्स को कुछ भी डैमेज हो जाता है तो उसमें रिस्क जिसके लिए डिलेड डिलीवरी हुआ था उसका ही होगा। मतलब मान लीजिए अगर सेलर के वजह से डिलेड डिलीवरी हो गया तो इसका गुड्स को कोई भी डैमेज आया तो सेलर ही उसका रिस्क बियरर होगा। सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है, मान लीजिए एक एग्रीमेंट है, एक एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट में सेलर और बायर का कंसेंट है कि मतलब उस एग्रीमेंट में बताया जा सकता है कि रिस्क एलिमेंट किसका होगा। एग्रीमेंट स्पेसिफिकली says about the risk element। वो एग्रीमेंट में साफ साफ क्लियर कट बताया जा रहा है कि रिस्क किसका होगा। अगर सेलर का बताया जाता है तो सेलर का होगा, बायर का बताया जाता है तो बायर का होगा। तब ओनरशिप के साथ उसे रिकॉन्साइल नहीं किया जा सकता क्योंकि वो स्पेसिफिकली एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। और थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है, थर्ड पॉइंट होगा यूजेज ऑफ ट्रेड। यूजेज ऑफ ट्रेड, अब ये एक अलग सा चीज है। यूजेज ऑफ ट्रेड मतलब मान लीजिए ऐसा कोई गुड्स है जो गुड्स ओनरशिप और रिस्क बियरिंग को अलग कर देता है। मतलब गुड्स का ओनर कोई होगा और गुड्स का रिस्क बियरर कोई और होगा। मान एक एग्जांपल से समझ आ जाएगा आप लोगों को। मान लीजिए मिस्टर ए मिस्टर बी को गुड्स सेल और अप्रूवल में दिया और मिस्टर बी को कहता है कि 1 महीने का वक्त देता हूं आपको, आप अगर गुड्स एक्सेप्ट कर लेते हैं तो मुझे बता दीजिए और अगर गुड्स रिजेक्ट करता है तो भी मुझे बता दीजिए। पर 1 महीने के अंदर अंदर गुड्स को कोई डैमेज आ गया, हाँ, या फिर पेरिश हो गया, कुछ भी हो गया, तो
देखना पड़ेगा कि वो कौन सा टाइप का गुड्स था। क्या वो ऐसा गुड्स था कि ओनर कोई और होगा, रिस्क बियरर कोई और होगा? अगर वो होता है तो ओनर मिस्टर ए था तो उसको कुछ रिस्क बियर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो गुड्स मतलब उसका इनहेरेंट एक चीज है कि वो बता देता है कि मुझे कोई, जो मैं जिसका पोजीशन में रहूंगा वो ही मेरा रिस्क बियर करेगा। तो इस केस में भी मिस्टर बी रिस्क बियर करता है, मिस्टर ए नहीं करता, जबकि मिस्टर ए उसका ओनर होता है। पर गुड्स ऐसा है जो ओनर और रिस्क बियरर को अलग कर देता है। तो यूजेज ऑफ ट्रेड में क्या बन जाता है? ओनर अलग और रिस्क बियरर अलग।